5.1 है ना, मैंने सेट्स रिलेशन स्टार्ट कर दिया था। तुम लोगों ने अच्छे से वीडियो देखे हैं इसलिए तुम्हें पता है सेट्स एंड रिलेशंस। ठीक है, उसमें भी एक्सरसाइज 5.1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 14 तक सारे कंप्लीट करवा दिए थे जिसमें इनइक्वलिटी कवर किया था। और इनइक्वलिटी के मैंने बोला था कि पहले वाले वीडियोस जो मैंने जूम लेक्चर लिए थे जेई के लिए वो सारे एज इट इज़ देख के रखने हैं। मैंने वो यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, लिंक वापस से डाल दूंगा, चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ फटाफट। अच्छा, तब तक अब मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम लोगों ने वीडियो देख लिए है ना, फिर भी मुझे बता दो फटाफट। अगर मैं लिखूं ए सेट है 1 2 3 4 और बी सेट है 3 4 5 6, एक क्विक रिवीजन है ना। लॉकडाउन में तुमने सारे वीडियो देखे, मुझे पता है, भरोसा है। बोलो, अगर मैं पूछूं ए यूनियन बी तो क्या आएगा, फटाफट बोलो। 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 4 को डबल नहीं लिखते। ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन होता है, पता है ना। हाँ, 3 और 4 सिर्फ दो लोग आएंगे। अगर मैं तुमसे पूछूं ए माइनस बी, क्योंकि ये वीडियो में है, ये वीडियो में है। हाँ बोल, कुछ अच्छा बोला। 1 2 सिर्फ आएगा 1 2 है ना। ये क्योंकि 10वीं का था इसलिए फटाक से आ गया, ये इस साल का था इसलिए नहीं आया। b माइनस ए 5 6, इसका तात्पर्य क्या, a माइनस बी का मतलब a में से b के एलिमेंट हटा दो, b माइनस ए का मतलब b में से a के एलिमेंट्स हटा दो। समझ रहे हो, इतना इजी काम करवा रहे हैं। और जो बच रहे हैं उनको लिख लो। तो एक और बात है, अगर मैं कल तुमसे पूछूं a यूनियन b, ध्यान से सुनना, मैं इसका वेन डायग्राम बना रहा हूँ। वेन डायग्राम पता है ना, पहला गोला दूसरा गोला। a माइनस बी, a माइनस बी में कौन कौन आ रहा है, 1 और 2, 1 2। b माइनस ए में कौन कौन आ रहा है, 5 6। और इंटरसेक्शन एज इट इज़ बैठा हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं a यूनियन b को लिखूं तो तुम्हें पता चल रहा है कि a यूनियन b को a माइनस बी प्लस b माइनस ए और प्लस a इंटरसेक्शन b लिखा जा सकता है। अरे देखो ना, सबको जोड़ने पर इसको यूनियन बोलते हैं अपन, सही कि नहीं। तो ये मैंने फॉर्मूला वीडियो में दिया हुआ है, मैंने वहाँ तक कंप्लीट करवा दिया है, इस उम्मीद में कि तुम ये कर लोगे। मैं a माइनस बी माइनस से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा उसी के ऊपर बेस्ड है। तो आ जाओ प्रश्न क्रमांक 15। हाँ भाई, 15 में a दिया है ये चीज b c, इसका मतलब क्या, पहले ये बताओ मेरे को। ये अजीबोगरीब ब्रैकेट मेरे से गलती से लगे या बराबर लगाए, बराबर लगाए। इसका मतलब बताओ, इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक है, -7 से 3 तक। -7 को इंक्लूड करना है नहीं करना है, नहीं करना है। 3 को इंक्लूड करना है, करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो मैं ऐसा करता हूँ, a यूनियन b से पहले मैं लिख लेता हूँ कि a सेट है क्या एक्चुअल में। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा। पर कौन से रियल नंबर्स को, जैसे कि इस तरीके से, मतलब x जो है -7 से बड़ा है और 3 से छोटा है पर 3 के बराबर भी है। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं 2.999 क्या ये a सेट में आएगा, हाँ सर आएगा, 3 से छोटा है, 2.999 आएगा। -6.999 a सेट में आएगा, सोच के बोलो ना। मैं नंबर लाइन पे जा रहा हूँ, इधर -7 है, इधर 3 है। -7 को इंक्लूड करना है क्या, नहीं करना, तो उसके ऊपर गोला बनाते हैं, इसको बोलते हैं अपन होल इन द ग्राफ। क्या बोलते हैं, होल इन द ग्राफ। ये मैंने सारा इनइक्वलिटी में लिया हुआ है, कृपया करके देखें। और 3 को इंक्लूड करना है, मतलब डार्क स्पॉट ये रहा, यहाँ से यहाँ तक के सारे लोग, यहाँ से यहाँ तक के, मतलब इधर से इधर थोड़ा सा भी हिला मैं तो वो वाला पॉइंट भी इंक्लूड करना है। तो तुम्हें क्या लगता है -6.99 किधर आएगा, इधर आएगा क्या, इस तरफ ही आएगा। तो इंक्लूड होगा कि ए सेट में, हाँ सर होगा। अगर मैं बोलूँ -7, नहीं ए सेट में नहीं आएगा। मैं बोलूँगा 3, हाँ 3 इंक्लूड करना है। आप ही बोल के आए कि 3 को इंक्लूड करना है। मैंने बोला 1.5, 1.5, अरे ये बीच वाले सारा कोई भी नंबर बोल दिया ना मैंने, इंक्लूड 0, हाँ
ए सेट में आने वाले हैं। तो ये दिमाग में पहली चीज़ बैठ गई। अब बी सेट के बारे में बोलो। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म है ना। अच्छा, बी सेट के बारे में बोलो। इट इज़ कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड कैसा है हमारा एक्स? 2 से 6 के बीच में। 2 को भी इंक्लूड करो, 6 को भी इंक्लूड करो, पक्का? ठीक है, धीरे धीरे। और सी सेट भी बोल दो। कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर और कैसा है हमारा? 4 और 6 के बीच में। 4 और 6 के बीच में। दोनों तरफ कौन से, अरे सर 9। अच्छा, दोनों तरफ ब्रैकेट कौन से लगे? स्क्वायर ब्रैकेट, इसीलिए मैं इक्वल टू का साइन लगा रहा हूँ। फिक्स हो गया। मतलब 4 से लेकर 9 तक के सारे नंबर आएंगे। 4 आएगा क्या सी सेट में? आएगा। 4.1 आएगा क्या सी सेट में? 4 पॉइंट नहीं, क्यों? 4.1 आएगा। 4.1, 4.1। अरे इसमें क्या तकलीफ हो रही है? 4 से लेकर 9 तक, इधर 4 इधर 9, यहाँ से यहाँ तक के सारे मेंबर आने वाले हैं। क्या 4 से 9 के बीच में 4.1 आता है? क्या आता है? 4.2 आता है, 4.22 आता है, 4.2222 आता है, 4.9999 आता है, 8.9999 आएगा, 9 आएगा। सर आपने इंक्लूड किया है। अगर मैं गलती से कल वहाँ पे ऐसा लिख देता तो 9 को इंक्लूड नहीं करना। समझ गए? ठीक है, ये तो बात हुई पहले। ए बी सी सेट मैंने पहले बना लिए। अब पहले प्रश्न पे आओ। क्या बोल रहे हैं पहला प्रश्न? ए यूनियन बी। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने इनइक्वलिटी में जो मेथड बताई थी वही करना है। कैसे करना है? पहली चीज़, ए सेट को मार्कआउट करते हैं हम। एक नंबर लाइन बनाओ। इधर -7 आएगा, इधर 3 आएगा। अच्छा, बी सेट देखो, 2 6, तो 2 शायद से 3 के इस तरफ आता है और 6 इधर आता होगा, है ना, जहाँ तक मेरा लॉजिक चलता है। ठीक है, अब मैं मार्किंग कर रहा हूँ ध्यान से। ए सेट है -7 से लेकर 3 तक। ए सेट है -7 से लेकर 3 तक। और बी सेट है 2 से लेकर 6 तक। 2 को इंक्लूड करना है? करना है। तो देखो मैं डार्क स्पॉट क्रिएट कर रहा हूँ और 2 से लेकर 6 तक। पर सर एक के ऊपर एक लाइन आएंगी, तो मैं एक तो सेकंड कलर का मार्कर यूज़ कर सकता हूँ, नहीं तो जिगजैग लाइन से शो करूँगा। मैं जिगजैग लाइन से शो कर रहा हूँ। और ये जो है, ये जिगजैग लाइन वाला, ये मेरा बी सेट है। यूनियन करना है। क्या करना है? यूनियन। यूनियन में जो चीज़ डबल रिपीट होती है, तुम 2 बार लिखते हो क्या? थोड़ी देर मैंने तुमसे पूछा था, ए सेट क्या था हमारा? 1 2 3 4, याद आ रहा है? और दूसरा बी सेट क्या था? 4 5 6 7 लिख लो। तो 4 5 भी नहीं, 3 4 5 6, 3 4 6 7। ए यूनियन बी क्या बताया था तुमने? बताओ मुझे। 1 2 3 4 6 7। और तुमने जो 3 और 4 2 बार रिपीट हो रहे थे, उसको लिखा था कि 2 बार? एक ही बार लिखा था। तो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन को आप एक ही बार लिखोगे। ये 2 डबल लाइन से दिख रहे हैं, वो क्या है तुम्हारा? इंटरसेक्शन। इतना सा जो पार्ट है, ये क्या है तुम्हारा? इंटरसेक्शन। सही है। तुम्हें क्या करना है? यूनियन। यूनियन मतलब सारे लोगों को इंक्लूड करना है। कौन से लोग आएंगे बताओ? -7 से लेकर 6 तक। सो ए यूनियन बी, ये कौन आने वाले हैं? इट विल बी कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा? -7 से 6 तक। अब अगेन चेक करना। हाँ, -7 को इंक्लूड नहीं करना, हटा दो। 6 को इंक्लूड करना है? हाँ करना है, क्योंकि मैंने वहाँ पे डॉट यूज़ किया है। पहला क्वेश्चन बाद में लिखो, पहले यहाँ पे ध्यान दो, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होते आराम से। सेकंड क्वेश्चन बोलो अब धीरे धीरे। बी यूनियन सी है क्या? बी यूनियन सी। हाँ भाई, अब बोलो। अब तुम्हारे दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू हो गया। अच्छा, बी यूनियन सी चाहो तो अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। बी जा रहा है 2 से 6 और ये जा रहा है 4 से 9, तो आंसर 2 से 9 डायरेक्ट। नहीं तो वापस आ जाओ नंबर लाइन पे। 2 6 4 9। बी सेट कहाँ से कहाँ तक है? 2 से लेकर 6 तक। और सी सेट कहाँ से कहाँ तक है? 4 से लेकर 9 तक। तो हमारा फाइनल आंसर 2 से लेकर 9 तक। तो लिख दूँ कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। और हमारा एक्स कहाँ से कहाँ तक है? 2 से 9 के बीच में। 2 को भी इंक्लूड किया, 9 को भी इंक्लूड किया। अभी आ जाएगा यूनियन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट पे चलो जल्दी से।
नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? थर्ड बोलो। ए, तो ये तो तुम्हारे हवाले है, ये मेरा काम नहीं है। नेक्स्ट पे चलो, फोर्थ। ए इंटरसेक्शन बी। अरे तो बोलो ना, इतना शर्मा क्यों रहे हो? जैसा कि नाव गहला हो तुम्हारा भी। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी बोलो। ए इंटरसेक्शन बी, देख के समझ। 2 और 3 ऐसे एक कोइन बताने वाले हैं, हमें तो ब्रैकेट्स में बताना है वो सारी चीज़, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको पूछूं तुमसे कि इसको ब्रैकेट में बताओ, तो इसको इंटरवल में डिफाइन करो, तो ए यूनियन बी बेसिकली क्या आने वाला है? -7 से 6 तक। बी यूनियन सी क्या आने वाला है? 2 से लेकर 9 तक। अब पीछे चेक करो, पीछे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है या इंटरवल फॉर्म में दिया है? ये इंटरवल फॉर्म कहते हैं हम इसको, और ये सेट बिल्डर फॉर्म। ए यूनियन सी तुम करोगे, ये तुम्हारा हवाला है। इंटरवल फॉर्म में दिया तो ये बेटर है, ये पहले लिख लेना, फिर उधर शिफ्ट हो जाना। अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी पे जा रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी तो तुम समझ गए हमें कैसे करना है। वापस से ए सेट और बी सेट को मार्किंग करो। ए कहाँ से शुरू हो रहा है? -7 और जा रहा है हमारा 3 तक, 2 से 6 तक। इंटरसेक्शन ढूंढने का सबसे बेहतरीन तरीका वही सर, पहले ए सेट मार्क कर लो, ए सेट मार्क कर लो, फिर बी सेट मार्क करो और उसको दूसरी लाइन से शो करो। जितने एरिया को दोनों इंटरसेक्टेड लाइंस कवर कर रहे हैं, मतलब ये वाला भी हाँ बोल रहा है और ये जिगजैग लाइन भी हाँ बोल रहा है, सर मेरे को इंक्लूड करो, मेरे को इंक्लूड करो। दोनों को इंक्लूड करना है, मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है बताओ? 2 से लेकर 3 तक। अच्छा, अब ध्यान से, क्या 2 को इंक्लूड करना है? करना है। क्या 3 को इंक्लूड करना है? हाँ करना है। अगर कल परसों ऐसा होता -7 3 2 6, अब मुझे बताओ इस इंटरसेक्शन में 3 को इंक्लूड करता क्या मैं? नहीं, क्योंकि दोनों राजी नहीं हो रहे हैं। एक बंदा ही राजी है, एक बोल रहा है कि हाँ सर मैं 3 को इंक्लूड कर रहा हूँ, दूसरा बोल रहा नहीं मैं तो 3 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो हमें तो इंटरसेक्शन में दोनों की रजामंदी चाहिए ना, तो नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर होल है तो आप उसको नहीं लिखेंगे। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक आया था मैं भूल गया? 2 से 3 तक, और दोनों को इंक्लूड करना है, या फिर सरल भाषा में कहे तो 2 to 3। हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैसे बताओगे? ए सेट में नहीं आता, बाकी सब में आता है। अच्छा, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ए सेट कहाँ से कहाँ तक है सर? -7 से 3 तक है। ए सेट रियल नंबर का वो पार्ट है जो जहाँ पर x -7 से 3 तक आ रहा है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं ए कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो सर सीधी सी बात है, रियल नंबर के सेट में से ए को माइनस कर दो। समझ रहे हो? वापस से, ए कौन सी वैल्यू है? रियल नंबर में -7 से 3 तक आने वाले सारे नंबर, ठीक है। तो मतलब ए सेट हमारा -7 और 3, यहाँ तक सारे नंबर आ रहे हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन आने वाला है सर? इसके बाहर के लोग। इसके बाहर के लोग मतलब इधर वाले लोग। और वो बेसिकली क्या है? तो रियल नंबर के सेट में से इसको क्या कर दो आप? गायब कर दो। रियल नंबर के सेट में से इसको गायब कर दो। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सबसे पहले, ध्यान से, सिंस ए कॉम्प्लीमेंट इज रियल नंबर माइनस ए, रियल नंबर माइनस ए, दैट इज रियल नंबर में से -7 से 3 तक की चीज़ें गायब कर दो। सोच के बताना, रियल नंबर में से -7 से 3 तक की चीज़ें गायब कर दो, तो बचेगा क्या? मैंने नंबर बनाए थे, है ना? इधर -7 था, इधर 3 था। इसको हटा देना है, हटा दिया तो एक तो इधर वाले मेंबर आएंगे और एक इधर वाले आएंगे।
रौनक सही बोल रहा था, क्या बोल रहा था? माइनस इनफाइनाइट से -7। अब तकलीफ शुरू होने वाली है ना, मैं लिख रहा हूँ इसको, माइनस इनफाइनाइट से -7। इन्फिनिटी की तरफ हमेशा सिंपल ब्रैकेट लगेगा, पर -7 की तरफ क्या लगाऊँ? सिंपल लगाऊँ या क्लोज लगाऊँ? क्लोज, सिंपल सिंपल क्लोज। क्यों क्लोज्ड? क्योंकि पहले ओपन था, मतलब पहले हम -7 को इंक्लूड नहीं कर रहे थे, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में मुझे -7 को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये तो कहानी हुई सर यहाँ से यहाँ तक की ए कॉम्प्लीमेंट की मैंने इंक्लूड कर लिया। यूनियन, क्योंकि मुझे इधर की भी तो बातें लिखनी है, ये नमूना भी तो इंक्लूड होने वाला है ए कॉम्प्लीमेंट में, पर उसमें क्या मुझे 3 को इंक्लूड करना है? नहीं, क्योंकि वो ए सेट में इंक्लूडेड था तो ए कॉम्प्लीमेंट में इंक्लूड नहीं होगा, इसीलिए मैं उसको बोलूँगा भैया तो यहाँ से जाएगा इस तरफ, मतलब यूनियन 3 से इन्फाइनाइट और दोनों तरफ सिंपल ब्रैकेट। अच्छा, ये तो पूरी कहानी हुई सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट की, अभी तक तो मैंने सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट लिखा, ठीक है। अब मुझे इसका इंटरसेक्शन करना है बी के साथ, तो वापस से आ जाओ अपने नंबर लाइन पे। इधर एक आएगा -7, एक आएगा 3। बी सेट बोलो कहाँ से कहाँ तक है? 2 से लेकर 6 तक, इधर 2 इधर 6। पहली चीज़ मुझे इंटरसेक्शन किसका निकालना है? ए कॉम्प्लीमेंट और बी का। पहली चीज़ बी मार्क कर लो, बी है सर ये यहाँ से यहाँ तक, और अब ए कॉम्प्लीमेंट मार्क करो, पर उसे जिगजैग लाइन से शो करो। सो ए कॉम्प्लीमेंट बेसिकली जा रहा है इस तरफ, और दूसरा जा रहा है 3 से। 3 को इंक्लूड करना है क्या? नहीं करना। सो आई विल क्रिएट अ होल, और इस तरफ। और मुझे क्या चाहिए? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब डबल शेडेड रीजन, मतलब दोनों राजी। दोनों कहाँ राजी? 3 से लेकर 6 तक, मतलब आंसर आएगा 3 से लेकर 6 तक। 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 6 को करना है। देखो 6 के लिए डॉट भी आया था और शेडेड रीजन भी आया था। समझ गए कैसे करना है? नेक्स्ट उठाओ जल्दी से 8th वाला, फिर मैं तुम्हें लिखने की चांस देता हूँ। 8th बोलो। 8th बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलो, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा आर माइनस बी इंटरसेक्शन आर माइनस सी, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक था? 2 से लेकर 6 तक था, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या मैं नंबर लाइन के बिना डायरेक्ट लिखूं? और तुम समझ जाओगे कि बी कॉम्प्लीमेंट का, या फिर नीचे सिर्फ पहले एक्सप्लेन करता हूँ। बी कॉम्प्लीमेंट बेसिकली आने वाला है माइनस इन्फाइनाइट से 2 तक, माइनस इन्फाइनाइट से 2 तक, यूनियन 6 से लेकर इन्फाइनाइट तक। क्या ये सिंपल बात समझ में आई? मैंने रियल नंबर में से इनको हटाया, और हटाते टाइम क्या दिमाग लगाया? इसके इस तरफ वाले सारे लोग, इसके इस तरफ वाले सारे लोग, इधर माइनस इन्फाइनाइट और उधर प्लस इन्फाइनाइट, और यूनियन करके लिखा। सी कॉम्प्लीमेंट बोल दो, सी कॉम्प्लीमेंट बोला। 4 से 9 तक है, मतलब सर माइनस इन्फाइनाइट से 4 और 9 से इन्फाइनाइट, दोनों तरफ सिंपल ब्रैकेट। क्यों सर? क्योंकि सी में ये इंक्लूड है, स्क्वायर ब्रैकेट है। दिमाग इतना लगाओ, इधर स्क्वायर है तो कॉम्प्लीमेंट में सिंपल ब्रैकेट, इतना तो लगा सकते हो ना। उधर स्क्वायर है तो कॉम्प्लीमेंट में सिंपल ब्रैकेट लगाओगे। अच्छा, अब इसका इंटरसेक्शन करना है, तो बताओ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। कन्फ्यूजन है? कोई दिक्कत नहीं, अपने पास सिंपल तरीका है। नंबर लाइन पे आ जाओ। नंबर लाइन पे सबसे पहले किसको मार्किंग करनी है? बी कॉम्प्लीमेंट कर लें। तो पहले चीज़ तो नंबर लाइन पे नंबर बनाओ, 2 4 6 9, तो 2 4 6 9। किसी को तो लगता नहीं कि ना कि इसको उल्टा पुल्टा कर सकते हैं अपन? नहीं ना, ऐसे ही आते नंबर लाइन। अच्छा, अब बोलो पहला वाला क्या बोल रहा है? 2 से माइनस इन्फाइनाइट, 2 से माइनस इन्फाइनाइट। माइनस इन्फाइनाइट किधर? लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में, मतलब इधर की बातें कर रहा है। ये बी सेट बन रहा है। अच्छा, आगे बोलो क्या हो रहा है? 6 से इन्फाइनाइट, 6 से इन्फाइनाइट, ये बी सेट बना, सिंगल लाइन से शो किया। अब मैं जिगजैग लाइन से सी कॉम्प्लीमेंट शो करूंगा। बताओ, माइनस इन्फाइनाइट से 4, तो 4 से
माइनस इन्फाइनाइट की ओर, और दूसरा 9 से प्लस इन्फाइनाइट की ओर। और तुम समझ गए इंटरसेक्शन रीजन कौन सा है, एक ये वाला आया, एक ये वाला आया, सही है। ये वाला कौन सा सर, 2 से माइनस इन्फाइनाइट, हाँ माइनस इन्फाइनाइट से 2, और ये 9 से इन्फाइनाइट तक। तो मुझे मिला, बोलना वापस से, माइनस इन्फाइनाइट से 2 तक यूनियन 9 से इन्फाइनाइट। अच्छा, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर भी होल है और 9 पे भी होल है। क्या बात समझ में आ गई, कैसे प्लॉटिंग कर रहे हैं? तुम तो बोलना, ये क्या रहा 2, ये रन 2, ठीक है। पहले लिखो, मैं देखो समझाता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया? टेपो क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था इसमें? अरे नहीं ना, 9th और 10th बाकी है ना। हाँ, 9th में b माइनस सी जानना चाहता है और 10th में a माइनस बी जानना चाहता है। और आ गया क्या? ठीक है, तो मुझे बता दो पहली चीज़ तो a सेट क्या था हमारा, -7 से 3 तक था, और b सेट क्या था, बोलना 3 से लेकर, नहीं 2 से 6 तक, ठीक है। और c सेट था हमारा 4 to 9। चलो बताओ, तुम माइनस का मतलब समझ गए हो। b माइनस सी मतलब b में c के जो लोग हैं उनको हटा दो, ठीक है। तो b सेट है क्या सर, 2 से लेकर 6 तक, 2 को भी इंक्लूड करो, 6 को भी इंक्लूड करो। c सेट क्या है सर, 4 से लेकर 9 तक, यहाँ तक। तो आपको b सेट में से c सेट के एलिमेंट्स मतलब इंटरसेक्शन रीजन हटा देना है। तो हटा दो। अगेन मैं इधर की बात कर रहा हूँ, ये मेरा b सेट है, इसमें से मुझे हटाना है। तो इसमें से 4 से लेकर 6 तक की चीज़ें गायब हो जाएंगी। मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, b माइनस सी इज इक्वल टू, तो पहला है 2 से 6 माइनस 4 से 6। अच्छा एक मिनट, ये लिखना मत, पहले हम ब्रैकेट के बारे में सोच लेते हैं। 4 से 6 की तो बात कर ली है, क्लोज ब्रैकेट आ रहा है, ओपन ब्रैकेट आ रहा है, वो चेक करना है। 4 इंक्लूडेड है सर, 6 भी इंक्लूडेड है, तो मैंने सही लगाया है ना, वो कंफर्म कर लेना। 2 से 6 में से 4 से 6 गायब कर दो, 2 से 6 में से 4 से 6 गायब कर दो, 2 से 4 की चीज़ है। अच्छा 2 से 4, 2 को इंक्लूड करना है, 4 को इंक्लूड नहीं करना है, समझ के? इतना आसान काम। अच्छा a माइनस बी के बारे में बात करो, तो a कौन सा है, -7 से 3 तक, और उसमें से क्या माइनस करना है, b 2 से 6 तक, 2 से 6 तक। अगर डायरेक्ट बता सकते हो तो डायरेक्ट बताओ, नहीं बता सकते हो -7 से 2 तक, -7 से 2 तक। जिनको नहीं समझ में आया वो यहाँ से देखें, नंबर लाइन पे आते हैं हम वापस से। एक आएगा -7 से 3, इंक्लूड नहीं करना है, इसको इंक्लूड करना है। और उसमें से क्या माइनस करना है, 2 से 6, इधर शायद से 2 आता होगा, इधर 6 आता होगा। मुझे इतना पार्ट हटा देना है। किस में से हटाना है, -7 से 3 में से हटाना है। तो मुझे क्या मिलने वाला है, -7 से 2 तक। तो मैं लिख रहा हूँ -7 से 2 तक। इसको तो इंक्लूड नहीं करना, इसको करूँ क्या, नहीं इसको भी नहीं करना। एक बात और बताओ मेरे लिए, b माइनस ए क्या आएगा, 3 से 6, 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 6 को इंक्लूड करना है। मतलब तुम समझ रहे हो ना, ये तुम्हारा b सेट था, उसमें से a सेट हटा देना है। a सेट हटाना मतलब ये वाले एलिमेंट हटा दिए तुमने, और तुम्हारा आंसर आ गया। इजी, ख़त्म हो गया तुम्हारा। अब रिलेशन की तरफ ये लिख लो। अब रिलेशन का हेडिंग लगा दो। पहला हेडिंग से रिलेशन मतलब सेंटर में हेडिंग लगाओ। उसमें सबसे पहला टॉपिक जो मुझे लेना है वो है ऑर्डर्ड पेयर। अगर आप चेक करोगे शायद से टेक्स्ट बुक में ऑर्डर्ड पेयर ही दिया होगा पहली चीज़, ठीक है। टेक्स्ट बुक में पहली चीज़ ऑर्डर्ड पेयर ही दिया होना चाहिए। कहाँ गया है, दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है। मैं पहले बात करता हूँ धीरे धीरे, है ना, देना चाहिए। हाँ दिया है, पहला चीज़ ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है। तुमको याद है कि तुम
किसी पॉइंट को ग्राफ पेपर पे डिनोट करते हो, ग्राफ पेपर पे डिनोट करते हो ना, तो उसको तुम इस तरीके से लिखते हो। अगर ये पॉइंट है 2,3, इसको आप ग्राफ पेपर पे डिनोट करते हो 2,3, ए पॉइंट इज योर 2,3। अब ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझते हो, एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है। कौन से ऑर्डर को फॉलो करता है सर? पहले एक्स आएगा, फिर वाई कोऑर्डिनेट आएगा। और पेयर का मतलब तो तुम समझ गए कि ये दो लोग आ रहे हैं इसलिए पेयर में आ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी पॉइंट आने वाला है वो पेयर में आएगा। और अगर मैं 3D की बात करूँ तो ट्रिपलेट में आएगा। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर की तरह ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी होता है, वो बाद में देखेंगे, पहले ऑर्डर्ड पेयर समझते हैं। अब सुनो, पहला पॉइंट है A2,3 और दूसरा पॉइंट है 3,2। क्या तुम्हें लगता है ये दोनों पॉइंट एक ही लोकेशन को डिनोट करते हैं? क्या लगता है तुम्हें? अगर मैं ग्राफ के ऊपर जाऊं और मुझे A2,3 प्लॉट करना है, ये 2, 1, 2, 3, तो ये वाला पॉइंट रहेगा A। और अगर मैं B के पास जाऊं तो वो है 3,2, मतलब समझ रहे हो, ये वाला पॉइंट। क्या दोनों की लोकेशन सेम सेम है? क्या नहीं है, भले ही डिजिट सेम है पर दोनों की लोकेशंस अलग अलग हैं। तो पहली चीज़ तो ये समझे कि ये इसको जब दो दो के ग्रुप में लिखते हैं इनको हम पेयर बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर क्यों बोला जाता है? क्योंकि जिस लाइन से लिखा गया है वो इम्पॉर्टेंट है। मतलब 2,3 इज़ नॉट इक्वल टू 3,2, और इसीलिए ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि ये पेयर है इसलिए ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। ठीक है, पहली चीज़ समझ में आ गई। ऑर्डर्ड पेयर किसको लिखा जाता है? क्या डेफिनेशन लिखना चाहते हो? क्या दिए डेफिनेशन, ज़रा मेरे को जल्दी से बताओ। अगर दिया होगा कुछ काम का तो ठीक। यस, अ पेयर ऑफ A, B of numbers such that the order in which number appear is important is called ordered pair. Ordered pairs A, B, B, A are different. मुझे लगता है डेफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं, तुम समझ गए। लिखना चाहो तो वहाँ से उठाकर लिख सकते हो। अगर कभी किसी सूरत हाल में अगर तुमको लिख के दे दिया A, B इज़ इक्वल टू C, D, इसका सीधा सीधा मतलब है सर A C के बराबर है, B D के बराबर है। दूसरा और कोई कारण नहीं हो सकता कि ये दोनों इक्वल आए। समझ गए? तो ऑर्डर्ड पेयर समझ गए। अगला टॉपिक बताओ, अगला क्या बोल रहा है? फिर दिया होगा उसने कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लेते हैं A सेट है मेरा 1, 2, 3 और मेरा B सेट है A और B। ठीक है, सो A क्रॉस B को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये क्या होता है सर? बेसिकली एक ये इनके कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं? क्या बोल रहा हूँ? A और B के एलिमेंट्स के कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब नहीं समझे सर, वापस से बताओ। इसका मतलब कितनी जोड़ियाँ बना सकते हो A और B के एलिमेंट से। तो जोड़ियाँ लगाओ, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, इसको कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कोई मुश्किल काम लग रहा है तुम्हें? कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली, अब डेफिनेशन पे आ जाओ, क्या बोलना चाह रहा है भाई? Let A and B be two non-empty sets, then Cartesian product of A and B is denoted by A cross B, and it is defined as set of all ordered pairs A, B such that small a belongs to capital and small b belongs to capital B। समझ गए? तो उसने अच्छा उसने भी 1, 2 ABC लिया हुआ है और जोड़ियाँ बना के बताई हुई है। ठीक है, नोट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है क्या? इफ़ A इज़ नल सेट एंड B इज़ ऑल्सो नल सेट देन A क्रॉस B इज़ नल सेट। ऑब्वियसली कुछ नहीं आने वाला है। और कुछ नोट में दिया है कि हमारे, हाँ सर, एक और काम की चीज़ दी हुई है। इधर ध्यान से देखो, इधर कितने मेंबर मौजूद है बोलो? एन ऑफ ए समझते हो? एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अगर आपने वीडियो देखा होगा तुम्हें पता चल जाएगा। एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज़ 3 × 2। मतलब ए क्रॉस बी में कितने लोग आने वाले हैं? 6 जोड़ियाँ आने वाली है। तो चेक कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर कहीं गलती से तुमने 5 लिखे होंगे तो एक बार चेक कर लेना, अरे आने चाहिए थे 6, हमने 5 क्यों लिखे, किसको मिस कर दिया। वैसे जोड़ियाँ बनाना कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं, आ जाएगा।
अच्छा नेक्स्ट पे देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट विद इटसेल्फ, मतलब उसी के साथ प्रोडक्ट करना। जैसे ए सेट है, मैं बी का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ, जो कि बेसिकली बी स्क्वायर से डिनोट कर रहे हो आप, और वो तो कोई नहीं यार, इजी काम है ना। एक ए है, ए कॉमा बी है, और दूसरा भी ए कॉमा बी है, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। जोड़ियाँ बनाओ, ए बी बी, ये तो कर सकते हो, और यही शायद से उसने वहाँ पर एक्सप्लेन किया। और फिर अब हेडिंग लगाओ, रिलेशन, ठीक है, और लिखो उसमें लिखो उसमें अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, a set of ordered pair, a set of ordered pair which is subset of Cartesian product, which is subset of Cartesian product of two non-empty sets is called relation, ठीक है। नीचे लिखना लाइन चेंज करके, if R is subset of A cross B, if R is subset of A cross B, then R is relation from set A to set B, from set A to set B, ठीक है। अब ध्यान से सुनो कैसे करना है इन चीज़ों को। पहली चीज़ तो हम वही वाली बेसिक बकवास ले लेते हैं, 1 2 3, और B सेट में उठा रहा हूँ A कॉमा B, ठीक है, और एक R सेट उठा रहा हूँ। ध्यान से, R सेट कैसा सेट है? जो कि ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। देखो मैंने ऊपर रिलेशन में क्या मेंशन किया है, अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना, ऑर्डर्ड पेयर का सेट जो कि A क्रॉस B का सबसेट बनने वाला है आगे जाके। तो सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं समझाता हूँ इस तरीके से। ये तुम्हारा R सेट है, किसका सेट है? R ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है, 2 B, 1 A। क्या ये R A क्रॉस B का सबसेट आने वाला है? तो पहली चीज़ तो इसके लिए आपको A क्रॉस B पता होना चाहिए। A क्रॉस B बताओ क्या होता है? A क्रॉस B मतलब, नहीं सर जोड़ियाँ बनाओ, 1A 1B 2A 2B, याद है ना, 3A 3B। अच्छा, क्या तुम्हें लगता है ये इसके एलिमेंट्स इसमें आते हैं? चेक करो, ये देखो 2B 1A आ रहा है और 2B आ रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ R इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B? लिख सकता हूँ क्या? हो रहा है क्या? डी कोड, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसेट में ऐसा कुछ होता है क्या कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है क्या? ध्यान से सुनना, सबसेट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं लिखूँ A सेट है ABC और B सेट है मेरा ABCD, तो क्या, और इसको मैं लिखता हूँ CBA, तो क्या A B का सबसेट है? इसके एलिमेंट्स इसमें है ना। सबसेट का मतलब पहली चीज़, अब जिन्होंने सेट्स रिलेशन नहीं देखे वीडियो जरा एक बार चेक कर लो पहले। सबसेट का मतलब ये सारे एलिमेंट B में आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं, तो A इज़ सबसेट ऑफ B, ठीक है। इसको डायग्राम में कैसे डिनोट करते याद है तुम्हें? बड़ा वाला गोला B, छोटा वाला गोला A, सो A इज़ सबसेट ऑफ B। समझ रहे हो? इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। कौन से आ रहे हैं इसमें? A B C, और बाहर कौन बैठा? D, ठीक है। इसी तरीके से क्या ये दोनों एलिमेंट A क्रॉस B में आ रहे हैं? आ रहे हैं, तो देयरफॉर R इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B।
अब सुनना, अगर मैं यहाँ पे लिख देता, मैं यहाँ पे लिख देता b,3, क्या ये एलिमेंट उसमें आ रहा है? अरे कहाँ आ रहा है? ये 3b है और b3 है। नहीं सर, नहीं आ रहा है। सो इट इज़ नॉट अ रिलेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये एलिमेंट उसमें नहीं आ रहा है। ये थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ते हैं, पर तुम ये बात समझ गए क्या कि क्योंकि ये इस पे रिलेशन आ रहा है, मतलब ये सेट इसका सबसेट है, देयरफॉर R इज रिलेशन फ्रॉम कहाँ से? सेट A टू सेट B। देखो ध्यान से देखो, A सेट, B सेट, 1 2 3 4 5 और इधर है 1 4 5। A is related to B by relation such that X is less than Y। यहाँ के सारे लोग X, यहाँ के सारे लोग Y। ठीक है, रिलेशन लगाना है। X is less than Y। 1 किसी से छोटा है क्या? नहीं, किसी से छोटा नहीं है। 2 किसी से छोटा है? अरे हाँ 1 है ना, 1 किससे? 4 से छोटा है। 1 5 से छोटा है। तो आपके ऑर्डर्ड पेयर में एक जोड़ी बन गई, 1 4 की, 1 5 की। नेक्स्ट जोड़ी बोलो, 2 4 2 5, 2 4 2 5, 3 4 3 5। ओके, नेक्स्ट बोलो 4 5, मतलब यहाँ से सिर्फ एक एरो हो जाएगा और ख़त्म। दिस इज़ योर रिलेशन आर। क्या बात समझ में आई? ये बेसिकली आपके सेट्स हैं, ये आपके एक्स हैं, ये आपके वाई हैं। अब ध्यान से सुनना, इस एक ब्रैकेट को क्या बोला जाता है? वापस से बताओ। धन्यवाद। ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोला जाता है? ऑर्डर्ड पेयर। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं। हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दिख रहा है? पहला एलिमेंट, हर ऑर्डर का पहला एलिमेंट डोमेन शो करता है। क्या शो करता है? डोमेन। हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन शो करता है। देखो नीचे उसने दिया हुआ है क्या? चेक करो, चेक करो। नीचे देखो, डोमेन का डेफिनेशन दिया होगा तुरंत, अगर दिया होगा तो, नहीं तो अन्यथा मैं बताता हूँ, टेंशन ना ले। अच्छा, इसी चीज़ को वो इस तरीके से लिख रहा है, 1 और 4 का रिलेशन है, दैट इज़ 1 रिलेटेड टू 4। 1 5 का रिलेशन है, 1 रिलेटेड टू 5। 2 4 का रिलेशन है, 2 रिलेटेड टू 4। बकवास चीज़ है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। आगे आ जाओ। डोमेन के बारे में क्या कह रहा है? लिखो, डोमेन का डेफिनेशन दिया है क्या उसने? हाँ दिया है। क्या दिया है जरा पढ़ के बताओ मुझे। ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। लिखो डोमेन, हेडिंग लगाओ मस्त सी, डोमेन, और लिखो द सेट ऑफ all first elements, the set of all first elements of ordered pair in given relation, of ordered pair in given relation is known as domain, is known as domain। ठीक है, नीचे हेडिंग लगाओ, कोडोमेन। कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन। हाँ लिखना, तो मैं बताऊंगा, टेंशन मत। नेक्स्ट लिखो कोडोमेन, ठीक है। सेट ऑफ all second elements, set of all second elements of an ordered pair, लिख set of
set of second elements, all second elements of an ordered pair in a given relation is called कोडोमेन। अरे रुको, गड़बड़ कर दी मैंने, रेंज का डेफिनेशन हो गया तो। हाँ वही तो सेकंड एलिमेंट का वही सेकेंड, लगा। हाँ ठीक है ठीक है, ऊपर कट करके रेंज कर दो, ऊपर रेंज कर दो। इस नोन एज रेंज, मैं कोडोमेन पहले बताना चाहता था फिर रेंज पे आना चाहता था, इज नोन एज रेंज। ठीक है, इज नोन एज रेंज मतलब ऑर्डर्ड पेयर में, हमारा ऑर्डर्ड पेयर ए रिलेशन बी में कौन से ऑर्डर्ड पेयर आए थे? 1 4 1 5, 2 4 2 5, 3 4 3 5 और 4 5। याद है ना रिलेशन कौन सा था हमारा? x लेस देन वाई वाला, x लेस देन वाई वाला। इसमें से डोमेन में कौन कौन आया जल्दी जल्दी बोलो? 1 2 3 4। और रेंज में कौन कौन आया जल्दी जल्दी बोलो? 4 और 5। अब कोडोमेन लिख लो लास्ट, कोडोमेन। ये सारा बाद में लिखते बैठना, एक डायग्राम बनाना और एक डायग्राम में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देना, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। लिखो, नीचे लिखो हेडिंग कोडोमेन। For two non-empty sets, capital A and capital B, if there exists a relation R, a relation capital R from A to B, then set B is known as codomain, then set B is known as codomain। समझ गए? मतलब जो पूरा का पूरा B सेट है ये तुम्हारा किस में आ जाएगा? कोडोमेन में। तो मैं यहीं पर कोडोमेन भी लिख देता हूँ। कोडोमेन में बेसिकली 1 4 5 आएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि 1 के ऊपर कोई भी एरो नहीं आ रहा है, 1 के ऊपर एरो नहीं आ रहा है, फिर भी हम B सेट को, अगेन A सेट को क्या बोलेंगे हम? डोमेन। उसमें से कौन से वाले लोग? जिनसे एरो जा रहे हैं। ठीक है, पूरे के पूरे B सेट को क्या बोलेंगे? कोडोमेन। और रेंज मतलब जिनके ऊपर एरो जाके चिपक रहे हैं। ठीक है, ध्यान में रहेगा, ये लिखना है, लिख लो जल्दी से, डायग्राम बनाओ। अगला है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन। अब बाइनरी रिलेशन में मान लो कि मैंने एक सेट दे दिया है A 1 2 3, तो क्या तुम मुझे A क्रॉस A ढूंढ के बता सकते हो? मैं किसकी डेफिनेशन दे रहा हूँ? डेफिनेशन नहीं, एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ। बाइनरी रिलेशन, ठीक है, क्या तुम A क्रॉस A बता के दे सकते हो मुझे? हाँ सर। A का A के साथ रिलेशन मतलब 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। अब अगर कल परसों कोई ऐसा रिलेशन आ जाए अंजस, है ना, जो कि सबसेट है, R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। क्या बोल रहा हूँ? एक रिलेशन है R1 जो कि इसका सबसेट है, मतलब सर R1 है, मान लो मेरे लिए 1 2 3 3 2 2। क्या, अरे ऐसा कुछ नहीं ना, कोई फ़र्क नहीं। क्या इसके एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं? आ रहे हैं, मतलब ये इसका सबसेट है। और ऐसा रिलेशन जो A क्रॉस A का सबसेट होता है, उस रिलेशन को हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। इधर की उधर जाते हैं, समझ में आया? कुछ नहीं, सिंपल। जो अब तक रिलेशन चल रहा था उसमें एक स्पेशल टाइप ऐड हो गया। क्या स्पेशल टाइप ऐड हुआ? एक सेट का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया, और इस क्रॉस प्रोडक्ट का अगर कोई भी रिलेशन आता है, मतलब अगर जो कि इसका क्या है, सबसेट है, जैसे ये वाला उठाया मैं उठाता हूँ R2, ध्यान से सुनना, R2 रिलेशन उठा रहा हूँ मैं, 1 2 2 1
3 1। क्या R2 सबसेट है A क्रॉस A का? क्या इसके एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं ना? सो R2 इज बाइनरी रिलेशन। बस इतना सा, जो पहले रिलेशन था अब बाइनरी रिलेशन हो गया। बस फ़र्क क्या हुआ, A क्रॉस B नहीं है, A क्रॉस A है, इसलिए बाइनरी रिलेशन नाम दिया। इजी ही चाहिए। टाइप्स ऑफ रिलेशन बोलो। पहली चीज़ शायद से उसने दी होगी रिफ्लेक्सिव, देखो। दूसरी दी होगी सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव, देखो सिमेट्रिक, और तीसरी ट्रांजिटिव। ठीक, पहला वाला लिखो टाइप रिफ्लेक्सिव। पहला टाइप हेडिंग लगाओ, इम्पॉर्टेंट है, अगेन बता रहा हूँ आपको। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव समझते आना चाहिए, और फिर हम इक्विवेलेंस पे जाएंगे। बोलूं रिफ्लेक्सिव। इफ A कॉमा A, देखो मैंने कैसा लिखा है। हाँ, वैसे टेक्स्ट बुक में से भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। इफ़ A कॉमा A बिलोंग्स टू द रिलेशन, देन फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू A, दैट इज इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैं एग्जाम्पल से लेते चलता हूँ, इधर उठाता हूँ A सेट 1 2 3, ठीक है। और दूसरा सेट उठाता हूँ B कौन सा उठाओ तुम बताओ? 1 4 5, या फिर उठाते हैं अपन 1 2 4 5। मुझे A क्रॉस भी बता दो पहले, बताओ जल्दी जल्दी। 1 1 1 2, मैं कॉमा नहीं लगा रहा हूँ, तुम समझ लो। हाँ, 1 4 1 5 2 1 2 2 2 4 2 5, बोलो 3 1 3 4 3 5। कितने नमूने, कितने लोग आए जरा बताओ मेरे को गिन के। 12। अरे मल्टीप्लाई करो ना, सिखाया ना इतना। उधर 4 इधर 3 है, 12 आ रहे ना 12, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है? पहली चीज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर रहा है। रिफ्लेक्सिव में किस किस का सेट बनना चाहिए? सिर्फ A कॉमा A, मतलब अगर एलिमेंट है A सेट का, एलिमेंट है A सेट का, और मैंने रिलेशन लिखा है ऐसा 1 1 2 2 3 3, देन दिस इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोल रहा है इसको? रिफ्लेक्सिव। हाँ, वो तो आइडेंटिटी में भी आता है, इसमें इसका स्पेशल नाम क्या दिया है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो डेफिनेशन एक बार, मैं कहाँ हट जाता हूँ यार, मैं पैराबोला पे चला जा रहा हूँ बार बार। दो रे मेरे को एक टेक्स्ट बुक दो, अलग ही दुनिया में चला जाता है। दे हाँ भाई, चेक करो कहाँ गया। सबसे पहला, इफ़ A कॉमा A बिलोंग्स टू अ रिलेशन, देन फॉर, और किसके लिए? सारा A किसको बिलोंग करता है? सेट A को बिलोंग करता है, देन दिस इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में लिखा होगा, ध्यान से सुनना, 1 2 2 3 रिलेशन 1 2 2 1 3 1 1 3। ठीक, डेफिनेशन वहाँ से उठा रहे हो तुम, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इधर देखो, उसने क्या बोला है कि अगर किसी रिलेशन में, इफ इन एनी रिलेशन R, अगर A कॉमा B आ रहा है और उसी के साथ साथ B कॉमा A भी उसी रिलेशन में आ रहा है, तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक कहेंगे। मतलब एक्सप्लेन करता हूँ, मैं यहाँ पर दो रिलेशन उठा रहा हूँ। पहला रिलेशन R1, दूसरा रिलेशन R2। एक है 1 2 2 1 3 1,
अब ध्यान से सुनना, 1-2 रिलेशन में आ रहा है, तो 2-1 भी आना चाहिए, आ रहा है, डन। 3-1 रिलेशन में आ रहा है, इसका मतलब 1-3 भी आना चाहिए, आ रहा है, तो मैं कहूँगा दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक। अब यहाँ पे आते हैं, 1-2 आ रहा है रिलेशन में, 2-1 भी आ रहा है, सही है सर, 3-1 आ रहा है, पर क्या 1-3 आ रहा है, नॉट सिमेट्रिक। क्या मेरी बात समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, इसका मतलब सर पिछले वाले केस में सुनना वापस से, मैं R3 उठा रहा हूँ, 1-2, 1-1, 1-3, 2-2, 3-3, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? अगेन रिफ्लेक्सिव कहाँ गया, रिफ्लेक्सिव कहाँ गया, ऊपर, अरे नहीं, रिफ्लेक्सिव में डेफिनेशन क्या थी, आपको क्या दिखना चाहिए, 1-1, 2-2, 3-3, क्या दिख रहा है आपको 1-1, 2-2, 3-3? अच्छा, ये 1-1, 2-2, 3-3 कौन है? सेट ए के एलिमेंट्स और उसी का उसके साथ जोड़ी, क्या 1-1 ए सेट में आता है? देखो ना, ये दोनों एलिमेंट ए को बिलोंग करते हैं कि नहीं करते? 2-2 क्या ये दोनों एलिमेंट ए को बिलोंग करते हैं कि नहीं करते? 3-3 क्या दोनों ए को बिलोंग करते हैं कि नहीं करते? रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या लिखी थी? ए की जोड़ी रिलेशन में आती है वेयर ए कौन है, सेट ए का एलिमेंट है। तो ये सर रिफ्लेक्सिव तो आ रहा है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, सिमेट्रिक 1-2 आ रहा है, क्या 2-1 दिख रहा है? नहीं सर, ये रिफ्लेक्सिव तो है पर सिमेट्रिक नहीं है। क्या इतनी छोटी सी समझ में आ गई? वापस से मैं लिख रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, थर्ड चीज पे चलो। थर्ड क्या बोल रहा है? ट्रांजिटिव। ध्यान से सुनना, ट्रांजिटिव में क्या बोल रहा है? अगर रिलेशन में आ रहा है ए से बी एंड बी से सी, देन इट इम्प्लाइज ए टू सी भी रिलेशन में आना चाहिए। वापस से समझा रहा हूँ, इधर देखो, डेफिनेशन लिखते रहना। अगर किसी रिलेशन में ए से बी आ रहा है, दैट इज ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, और इसी के साथ साथ आपको ये भी दिख रहा है कि ए इज रिलेटेड टू सी, अगर ये तीनों चीजें हो रही हैं तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज ट्रांजिटिव। अब सर मेरे को एबीसी में नहीं समझ में आता, अपन गाउटी आते हैं, अपने को इससे समझो। तो मैं एक रिलेशन उठा लेता हूँ आर, और आर का मैं सेट बना रहा हूँ 1 2 2 1 और 2-1 क्यों 2-3 और 1-3। अब ध्यान से सुनो, 1 से 2 रिलेशन है, हाँ, 2 से 3 है, तो ये दोनों चेक हो गए। ये इफ़ में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं? इफ़। और ये किस में आ रहा है? देन। देखो इफ़ और देन साथ साथ चलते हैं। अगर आप इफ़ लगा रहे हो मतलब कोई कंडीशन डाल रहे हो, अगर ये हो रहा है देन ये होना चाहिए, तो ये हो रहा है क्या? चेक करो। 1-2 रिलेशन में आ रहा है, 2-3 रिलेशन में आ रहा है, तो क्या होना चाहिए? 1 और 3 भी रिलेशन में आना चाहिए। आ रहा है क्या? आ रहा है सर, देन इट इज़ ट्रांजिटिव। ठीक है, अब मैं एक सेट बनाता हूँ, तुम मुझे बताना रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। और ध्यान से R1 रिलेशन लगा रहा हूँ, 1-1 1-2 2-1 1-3 2-3 और 2-2 3-3। नहीं रुक जाओ, और बना लेते हैं 1-1 1-2। हाँ भाई चलो, अब इस रिलेशन के बारे में बोलो। धीरे धीरे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए किसके पास जाते हैं? ए सेट के पास जाते हैं। ए सेट के एलिमेंट कौन है? 1 2 3, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। चेक, तीनों पे चेक लगा दो। हाँ सर हो गया, तो मतलब ये है कि रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अच्छा फिर 1 2 है, 2 1 भी है, ठीक है, 1 3 है, 3 1 भी है, मतलब सिमेट्रिक भी है। ओके, अब ट्रांजिटिव की तरफ चलते हैं।
1 2 है, 2 1, इससे कोई लेना देना नहीं। 1 से 3 और कुछ नहीं है, तो क्या ट्रांजिटिव है? नहीं, ट्रांजिटिव नहीं आ रहा है। ट्रांजिटिव के लिए मुझे क्या करना पड़ता? इसमें एक और एलिमेंट ऐड करना पड़ता। ठीक है, कौन सा उठाऊं? हाँ भाई चलो अब बोलो। मैंने सिर्फ एक ही एलिमेंट जोड़ा, क्या आप ट्रांजिटिव आ रहा है? चेक करते हैं। 1 3, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं इसको ब्लॉक कर रहा हूँ। 1 3 मतलब 1 इज़ रिलेटेड टू 3। आगे आ रहा हूँ, रास्ते में मुझे ये मिला 3 इज़ रिलेटेड टू 2, तो ट्रांजिटिव के लिए 1 इज़ रिलेटेड टू आना चाहिए। हाँ ना सर, देखो ना पीछे मौजूद था, आपने देखा नहीं? क्या समझ में आया? तो ऐसा थोड़ी ना है, वो आपको ऑर्डर में थोड़ी सजा के देगा, वो तो रैंडम देने वाला है। आपको ढूंढना है कि ये जोड़ी जम रही कि नहीं जम रही है। ध्यान में आया? रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या देखा? सेम सेम नमूने मौजूद है या नहीं? ये मौजूद है। हाँ सर, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 मौजूद है सर, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या देखा? अगर 1 2 है तो 2 1 है, हाँ। अगर 1 3 है तो 3 1 है, हाँ। अच्छा, पर क्या तुम्हें नहीं लगता यहाँ पर क्या ये अब सिमेट्रिक है? 3 2 है, 2 3 दिख रहा है क्या? अरे गायब हो गया सर, अब सिमेट्रिक नहीं रहा। 2 3 है क्या? अच्छा है, मतलब सिमेट्रिक भी आ गया, रिफ्लेक्सिव भी आ गया, और लास्ट वाला भी आ गया, ट्रांजिटिव भी आ गया। ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक किया हमने रास्ते में? 1 2 है तो 2 1, वो तो छोड़ दो, इसका कोई काम नहीं। 1 3 है, 3 2 से रिलेटेड है, तो 1 2 से रिलेटेड होना चाहिए। ये पीछे बैठा हुआ था जो कि मैंने यहाँ से बताया। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, और ऐसा कोई स्पेशल रिलेशन आपको रास्ते में मिल गया जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो उसके नीचे एक और डेफिनेशन दी होगी, दी है क्या? चेक करो, और दिया होगा, रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सुनना हो, ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है। अगेन तुम्हें ऐसा नहीं है, ये मैंने मन से उठाए हुए हैं। रिलेशन कौन होता है पहले वापस से बताओ मेरे को, मैं भूल गया सर, हम भी भूल गए। रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट होता है, कोई भी हो सकता है। इधर देखो, अगर मैंने कल लिख दिया R3 इज, ये भी एक रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ये इसका सबसेट है। क्या 1 1 उसमें आ रहा है A क्रॉस B में? जो भी सेट A क्रॉस B में आ रहा है वो उसका सबसेट है, और वो रिलेशन कहलाएगा 101%। समझ में आ रहा है? मैंने सिर्फ 2 2 लिख के छोड़ दिया, सर सबसेट है, इट इज़ अ रिलेशन। मैंने 3 3 लिख के छोड़ दिया, सबसेट है। रिफ्लेक्सिव में बाकी के लोग भी आ सकते हैं, आइडेंटिटी में बाकी के लोग नहीं आ सकते। एग्जाम्पल के तौर पर जो मैंने लास्ट का सेट बनाया था ना रिलेशन, उसमें 1 1 2 2 3 3 के अलावा बाकी के लोग भी मौजूद थे, तो वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, पर आइडेंटिटी के लिए सिर्फ उतने ही लोग आने चाहिए, सिर्फ 1 1 2 2 3 3 ही आना चाहिए, तो ही आइडेंटिटी बनेगा, बाकी नहीं। मतलब उसमें 1 3 2 3 आ गए तो हम उसको आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे। रिफ्लेक्सिव में 1 3 2 3 आया है, कोई दिक्कत नहीं, पर 1 1 2 2 3 3 है क्या? हाँ है, तो फिर रिफ्लेक्सिव है। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में फ़र्क समझा? क्या बोल रहा हूँ वापस से? आइडेंटिटी में 1 1 2 2 3 3 आएगा, सिर्फ उतना ही आएगा। रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 3 के अलावा कोई दूसरे नमूने भी आकर बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान में आ गया? अच्छा, एक मिनट में पहले सारे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, चेक करो। एक्सरसाइज 5.2, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहले में क्या बोल रहा है? x माइनस वाई, x माइनस 1 वाई प्लस 4 इक्वल टू 1, 2। हमें पता है, क्या पता है सर? अगर a, b इक्वल टू c, d है तो a इक्वल टू c होता है, b इक्वल टू d होता है। ये कहाँ पढ़ा था हमने? ऑर्डर्ड पेयर में पढ़ा था। तो इसी का तात्पर्य है, दैट इज x माइनस 1 इक्वल टू 1 एंड y प्लस 4 इक्वल टू 2। ये कितना होगा? 2, y इज इक्वल टू -2। कोई मुश्किल काम
नहीं सर, इजी। इधर देखो, क्या सेम यही हंगामा लिखेंगे कि इफ़ a कॉमा बी इक्वल टू सी कॉमा डी देन a इक्वल टू सी, b इक्वल टू डी। तो यहाँ पर भी x प्लस 1/3 इक्वल टू आधा एंड y/3 माइनस 1 इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर ये उधर उछल के जाएगा तो मिलेगा 1/2 माइनस 1/3, ये y/3 उधर जाएगा तो 3/2 माइनस 1। 3/2 मतलब डेढ़ में से एक गया आधा, और ये 3 उधर उछला तो 3/2, y की वैल्यू 3/2। ईजी था इसलिए पहले निपटा दिया। इसके इधर एलसीएम लेते आता है हमको, हाँ बिल्कुल सर। ये 3, 2, 1 और ये 6, तो 1/6, x की वैल्यू 1/6, y की वैल्यू 3/2। कोई मुश्किल काम नहीं सर। नेक्स्ट वाला, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, जानना क्या चाहता है, ए क्रॉस बी। सर आराम से पहले बोलो ax ay, फिर bx by, cx cy। कोई मुश्किल नहीं। b क्रॉस ए बोलो, b क्रॉस ए में xa xb और xc है ना, फिर ya yb yc, और लास्ट में नहीं और कुछ नहीं, z है ही नहीं ना, ख़त्म हो गया। 6 लोग। अच्छा, ए क्रॉस ए बोलो जल्दी जल्दी, ए ए बी ए सी, फिर बोलो बी ए बी 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 सी, फिर बोलो सी ए सी बी और सी सी। हो गया। नेक्स्ट वाले पे चलो, बी क्रॉस बी बोलो, एक्स 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 वाई, वाई एक्स वाई वाई। अरे सर ये कैसे कर रहे हो, जिनको नहीं समझ में आ रहा, तो बी क्रॉस बी का मतलब होता है दोनों सेट्स को साइड बाय साइड रख लो और उनका क्रॉस प्रोडक्ट मतलब जोड़ियाँ बनाओ। एक्स 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 वाई, वाई एक्स वाई वाई। ईजी टिप। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट मैं सिर्फ एक कर रहा हूँ, तुम्हें पता चल जाए कि हमें किस तरीके से इसको वेरीफाई करना है। कोई बताएगा ये कौन सी प्रॉपर्टी है? गुड, तुम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलने वाले थे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और नीचे यूनियन दिया है क्या उसने, या क्या दिया चेक कर। ठीक है, तो मैं इंटरसेक्शन वाला पार्ट कर रहा हूँ, तुम यूनियन वाला पार्ट कर देना। क्या कह रहा है, सबसे पहले हम जाएंगे LHS भैया के पास, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। पहली चीज़ ए सेट बोलो 1 2 3 4, क्रॉस प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन मतलब 5 और 6 दोनों कॉमन है, तो लिख दूँ यहाँ पे 5 6। और अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6। बस। अच्छा, किसी को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैं 5 1 5 2 5 3 भी लिख सकता हूँ? नहीं, दिस क्रॉस दिस है तो इसका पेयरिंग इसके साथ करना है, बस इतना ध्यान में रखना है। अच्छा, ये क्या है LHS। RHS के पास चलो, RHS क्या बोल रहा है, RHS बोल रहा है ए क्रॉस बी निकालो और उसका इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के साथ निकालो। मैंने बोला ठीक है, चलो पहली चीज़ ए क्रॉस बी बताओ, ए क्रॉस बी क्या आने वाला है? बाप रे, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 है ना, तो मैं लिखते जा रहा हूँ तुम्हारे लिए 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, फिर 4 4 4 5 4 6। ये बना तुम्हारा ए क्रॉस बी। इसका इंटरसेक्शन करना है ए क्रॉस सी के साथ। 1 5 1 6 2 5 2 6 करूँ ना, 1 5 1 6, ये कहाँ अटक जाता है भाई बेचारा। 1 5 1 6, फिर बोलो 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6 और ये ब्रैकेट कंप्लीट। हाँ जी बोलो फटाफट, उसका क्या निकालना है?
इंटरसेक्शन बताओ, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में क्या क्या कॉमन है? 15 है और 16 भी है, 15 16। नेक्स्ट बोलो 2526, फिर तुम्हें लगता है 3536 भी आने वाला है, और तुम्हें लगता है 4546 भी आने वाला है, और नहीं लगता है तो इसको देख के वो वहाँ पर लिख देना और बोलना LHS इक्वल टू RHS। अरे इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए, लिख लो, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सप्रेस दिस सेट एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाने चाहिए? x, y, यहाँ पे उसने ऑर्डर्ड पेयर मेंशन किया है। सो बेसिकली यहाँ पर आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं x और y के। किस तरीके से बनाने हैं कि x का स्क्वायर और y का स्क्वायर जोड़ने पर आपको 100 मिलता है, और एक और कंडीशन मेंशन करी है उसने कि x और y क्या होने चाहिए? होल नंबर होने चाहिए। तो हमारा बेसिक कंस्ट्रेंट्स बताता है कि हमें पता है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर मैं पहली जोड़ी 0 और 10 की ले लूँ तो चलेगा? हाँ, क्योंकि 0 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 आता है। तो पहली जोड़ी बनी हमारी 0, 10। 1 के साथ कोई जोड़ी बन सकती है क्या? अरे होल नंबर तो 0, 1 आता है ना, तो चलो 1 का स्क्वायर और 99 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है, नहीं चलेगा। 2 का स्क्वायर 4, और 4 के लिए और कितना ऐड करना है? 96 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है। फिर 3 के पास चलें, 3 का स्क्वायर 9 और कितना हमें चाहिए प्लस में? 90। नहीं जमेगा। 4 के पास चलें, 4 का स्क्वायर 16 माइनस करो 100 में से 84 मतलब कोई स्क्वायर है? नहीं है। 5 के पास चले, हाँ सर 5 का स्क्वायर 25, नहीं ना, वो भी नहीं बन रहा है, हटा दो। 6 के पास जाना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। हो गया, इजी। ठीक है, रुको, 7वां भी बता ही दो ना फिर मुझे। 7वां क्या बोल रहा है, फटाफट बोलो। वैसे तुमने आंसर बता दिया तो भी चलेगा। ए सेट बोल रहा है 6 8, तुम भी चेक करते चलो आंसर। और 1 3 5, पहले इसमें क्या जानना चाहता है जल्दी से बोलो। R1 इज रिलेशन, कैसा रिलेशन है? A, B का ऑर्डर्ड पेयर है। A स्मॉल कैपिटल A को बिलोंग करता है, B स्मॉल b को बिलोंग करता है, और A माइनस B इज एन इवन नंबर। ध्यान से क्या बोल रहा है? सिंस A माइनस B इज एन इवन नंबर where A belongs to A, B belongs to B। इसका मतलब समझते हो? पहले तो पढ़ना सीख लो। A belongs to A मतलब छोटा a सेट A से आ रहा है, छोटा b सेट B से आ रहा है, और हमें ऐसी जोड़ियाँ बनानी है कि A माइनस B करने पर इवन नंबर आए। अब ध्यान से सुनना, ये दोनों कैसे हैं? ऑड। ये सारे कैसे हैं? सॉरी, ये इवन, ये ऑड। ऑड में से इवन माइनस करने पर हमेशा ऑड ही आता है। कैसे सर? सुनो, 2n मतलब इवन नंबर होता है, पता है तुमको? और मेरे हिसाब से 2n प्लस 1 ऑड होता है। जब आप इनका माइनस करोगे तो हमेशा -1 बचा रहेगा, ठीक है? और अगर तुम्हें पता है ऑड नंबर को 2n माइनस 1 से भी डिनोट करते हैं, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये +1 बचेगा, मतलब हर बार 1 बचना चाहिए, मतलब ऑड नंबर बचते ही चले जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि आप अगर इवन में से ऑड को अगर घटाओगे तो हर बार आपको क्या मिलने वाला है? ऑड नंबर। पर वो क्या चाहता है हमसे? इवन नंबर। तो मैं बोलूँगा सिंस, हाँ ए सेट, या फिर लिख देता है सिंस वी नो, क्या नो? इवन माइनस ऑड इज इक्वल टू ऑड, देयरफॉर R1 इज नल सेट। कोई भी नहीं आया। या फिर R1 इज एम्प्टी रिलेशन, क्या लिखोगे? एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन, जो भी चाहो वो लिख सकते हो। R2 में क्या चाहिए, जल्दी से बोलो। R2 में क्या चाहिए बोलो? A प्लस बी इज ऑड। इवन में ऑड जोड़ो, हर बार आपको ऑड ही मिलने वाला है। चेक कर लेते फिर भी। 6 + 1 7, 6 + 3 9, 6 + 5 11।
8 1 9, 8 3, 8 5, हर बार क्या मिल रहा है? ऑड मिल रहा है। तो मैं लिखूं, सेकेंड है ना वो, सिंस ऑड प्लस इवन इक्वल टू ऑड, और ये हर बार होने वाला है, ठीक है। इसीलिए देयरफॉर R2 इज इक्वल टू यूनिवर्सल रिलेशन, लिख दूं क्या? R2 इज यूनिवर्सल रिलेशन। क्यों? सुनना, एज R2, मैं यूनिवर्सल क्यों बोल रहा हूँ? यूनिवर्सल का मतलब समझे। R2 में मुझे ऐसी जोड़ियाँ बनानी है कि जिनका एडिशन करने पर ऑड नंबर मिलता है। तो सर 6 और 1 की भी जोड़ी बनती है, 6 1, 6 3 और 6 5, सही है। नेक्स्ट जोड़ी किसकी बनेगी? 8 1, 8 3, 8 5। तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं A क्रॉस B निकालूं तो इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा? वापस से क्या पूछ रहा हूँ? A क्रॉस B, A क्रॉस B में क्या आएगा? यही तो सब आने वाला है, एंड विच इज़ इक्वल टू, लिख दूं क्या? A क्रॉस B। इसीलिए मैंने उसको क्या बोला? यूनिवर्सल रिलेशन। लिख लो, राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, स्टेट इट्स डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे चलो और मुझे जल्दी से बताओ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? रिलेशन A कॉमा A स्क्वायर की जोड़ियाँ बनाओ वेयर A इज़ प्राइम विच इज़ लेस देन 15 है ना, मैंने शॉर्ट में लिखा है पर तुम समझ गए। तो क्या कह रहा है? आपको रिलेशन 1 बताना है। कैसा रिलेशन है वो? A कॉमा A स्क्वायर की जोड़ी बनानी है। पर इस सर A कौन है? एक प्राइम नंबर है जो कि 15 से छोटा है। क्या 1 एक प्राइम नंबर है? नहीं। क्या 2 एक प्राइम नंबर है? हाँ सर। तो रिलेशन में सबसे पहले आएगा 2 और 2 का स्क्वायर 4। क्या 3 एक प्राइम नंबर है? हाँ। तो 3 का स्क्वायर 9। क्या 4 एक प्राइम नंबर है? 5। हाँ। तो 5 और 25, फिर 6 7, 7 कॉमा 49, 8 9 10 11, 11 कॉमा 121, 12 13, 13 कॉमा 169, 169, हाँ, और 14 15। ख़त्म हो गए? ख़त्म। अब सुनना, ये तो रिलेशन 1 हुआ, R1 हुआ। डोमेन बताना है। डोमेन कौन होता है? याद है? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। 2 3 5 7 11 13, 2 3 5 7 11 13। और रेंज में कौन आएगा बोलना? 4 9 25 49 121 169। क्या कोडोमेन भी जानना चाह रहा है? नहीं। कोडोमेन कैसे निकालेंगे, क्योंकि बी सेट हमें दिया ही नहीं है। अरे कोडोमेन क्या होता है? ए से बी में अगर रिलेशन हो तो बी सेट पूरा का पूरा क्या रहता है? कोडोमेन रहता है, ठीक है। चल अब एक प्रश्न क्रमांक दूसरा देखो, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है a, 1/a की जोड़ी बनाओ जहाँ पे a जो है 0 से 5 तक है, पर वो कैसा है? नेचुरल नंबर है, बड़ा सा n दिया है उसने। तो R2 रिलेशन बनेगा। नेचुरल नंबर में सबसे पहले 1 आता है और 1 के साथ जोड़ी बनानी है रेसिप्रोकल की। रेसिप्रोकल 1 आता है। नेचुरल नंबर में दूसरा नमूना नेक्स्ट वाला कौन आता है? 2 और 1,2, 3 1,3, 4 1,4 और लास्ट में 5 को लेना है क्या? 5 1,5 और कंप्लीट। क्या इजी है? लिखो R3 रिलेशन कह रहा है x, y की जोड़ी बनाओ ताकि y मिले आपको 3x के बराबर। पर ध्यान ये रखना है कि x y इसमें से उठाना है और x इसमें से उठाना है, ठीक है। तो चेक करते हैं। सिंस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 होता है क्या? सिंस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 3, देयरफॉर पहली जोड़ी किसकी बनेगी? 1 और 3 की, है ना। ये लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। अच्छा 6 और इसमें 2 में 3 मल्टीप्लाई किया तो 6 मिलता है, तो 2 और 6 की जोड़ी बनेगी। 3 में 3 मल्टीप्लाई किया तो 9 मिलेगा और ये 12 अकेला बैठेगा, उसके साथ कोई जोड़ी नहीं बनेगी। तो मैं लिख दूं कि सिंस y इज इक्वल टू 3x देयरफॉर R3 इज
बोलो जल्दी जल्दी, 132639। बस और कुछ नहीं चाहिए ना अपने को, 4 रहता तो 4 और 12 बन जाता। इसकी तरफ आओ जल्दी से, बोलो R4 क्या चाहिए हमको, x, y की ऐसी जोड़ी बनानी है कि y बड़ा होना चाहिए x + 1 से। अब x में कौन कौन है, 1 आ रहा है सबसे पहला, 1 + 1 2, 2 के साथ किसकी जोड़ी बन रही है, ग्रेटर देन चाहिए ना, तो कोई y ग्रेटर देन है क्या, अरे हाँ है ना, 4 बड़ा है, 6 बड़ा है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर वापस से ध्यान से देखना, 1 और 4 की जोड़ी, 1 और 6 की जोड़ी। नहीं रुको ना, बाद में, पहले ये तो क्लियर हो जाए हमें। मैंने 1 और 4 की जोड़ी बनाई, 1 और 6 की जोड़ी बनाई, वापस से ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, पहले ये तो क्लियर हो जाए दिमाग में, बहुत से लोगों के दिमाग में क्लियर ही नहीं होगा। अच्छा, y ग्रेटर देन x + 1 है, x + 1, 1 + 1 2, तो 4 बड़ा है, 6 बड़ा है 2 से, सही है कि नहीं, इसीलिए 1 और 4 की जोड़ी, 1 और 6 की जोड़ी। पर y 2 के भी बराबर है, पर वो 2 और ये ग्रेटर देन वाला रिलेशन नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। दूसरे के पास चलते हैं, दूसरा बोलो, दूसरा नमूना कौन है, यहाँ पर 2, 2 में 1 जोड़ो, 3, 3, 4 3 से भी बड़ा है, 6 3 से भी बड़ा है, तो मतलब 2, 4, 2, 6। अगेन ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, देखो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है क्या, हाँ सर कर रहा है, इसीलिए ये जोड़ियाँ बनाई हैं। ओके, अगेन कुछ चीज़ छोड़ के आ गए थे हम, क्या छोड़ के आ गए सर, डोमेन, df क्यों लिख रहा हूँ, डोमेन बोले, डोमेन मतलब क्या आएगा, 1 2 3, रेंज बोले 3 6 9, कोडोमेन बोले 3 6 9 12, कोडोमेन आएगा कि नहीं आएगा, बोला नहीं है अपन, नहीं लिख रहे, इधर बोलो डोमेन 1 2, रेंज बोलो रेंज 4 6, कोडोमेन बोलो 2 4 6, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 9, हमें बताना है कि ये जो रिलेशन है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से क्या आता है। अब इधर देखो, सबसे पहली चीज़ रिलेशन क्या बोल रहा है, R1 रिलेशन बता रहा है A, B की जोड़ी, सुनना, R1 रिलेशन है A, B की जोड़ी, जहाँ पर A और B दोनों कैसे हैं इंटीजर है, और A - B भी इंटीजर आने वाला है, ठीक है। तो तुम्हें क्या लगता है, सिंस फॉर एवरी इंटीजर A - A equal to 0 which belongs to Z, अरे होगा कि नहीं होगा, अगर A कोई इंटीजर है तो A को A में से माइनस करूँगा तो हर बार 0 आएगा, और 0 क्या है, इंटीजर है, इसका मतलब A, A बिलोंग्स टू R या फिर R1। A, A मतलब तुम समझ रहे हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब 1 - 1 क्या आएगा, इंटीजर आएगा, 2 - 2 इंटीजर आएगा, 3 - 3 इंटीजर आएगा, मतलब 1 1 2 2 3 3 -1 -1 2 -2 -2, ये सारे जो जोड़ियां हैं ये हर बार इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब उसमें आ रहे हैं, इसीलिए देयरफॉर R1 इज रिफ्लेक्सिव। याद आया क्या, रिफ्लेक्सिव बताया था मैंने, पहले पे टिक मार दो, रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक के पास चलते हैं सिमेट्रिक के पास चलते हैं। फॉर 1, 2, फॉर 1, 2, ध्यान से देखो, 1 - 2 बिलोंग्स टू इंटीजर एंड 2, 1, 2 - 1 बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट इज 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 1। क्या ये हर बार होगा, हर बार होने का मतलब समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ,
हर बार होने का मतलब ये है कि अगर मैंने 1 3 की जोड़ी बनाई तो 1 - 3 इंटीजर मिलेगा क्या? 1 में से 3 माइनस करो, इंटीजर मिलेगा। 3 में से 1 माइनस करो, इंटीजर मिलेगा। मिलेगा मतलब 1 और 3 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पर तुमने नोटिस किया अगर 1 2 आ रहा है तो 2 1 भी चल रहा है, अगर 1 3 आएगा तो 3 1 भी चलेगा, अगर 2 4 आएगा 2 - 4 इंटीजर है तो 4 2 भी आ रहा है, 4 - 2 भी इंटीजर आएगा। तो मैं लिखूं दैट इज इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए, देयरफॉर R1 इज सिमेट्रिक। क्या ध्यान में आया? अगर 1 2 आ रहा है तो 2 1 भी रिलेशन में आ रहा है। अगर मैंने बोला -1 - 2 -1, -2 तो -1 में से -2 घटाओ तो क्या मिलेगा? क्या इंटीजर मिलेगा क्या? हाँ सर इंटीजर ही आने वाला है। इंटीजर समझते हो ना? ये क्या आंसर कितना आने वाला है? ये 1 एक इंटीजर है। और अगर मैंने बोला -2 और -1 की जोड़ी बनाओ, मतलब -2 में से -1 घटाओ तो -1 वो भी क्या है? इंटीजर। यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है, पेपर में तुम गड़बड़ करते हो, सर ये तो 1 आ रहा था, ये -1 आ रहा था, नहीं सेटिस्फाई। वो ये नहीं पूछ रहा है, वो तुमसे आंसर नहीं पूछ रहा है कि आंसर इक्वल आ रहा है क्या, वो ये पूछ रहा है कि इनकी जिनकी जोड़ी बनाई है उनका डिफरेंस इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ इंटीजर आ रहा है, ख़त्म करो मामला। -2 1 की भी जोड़ी बनाएंगे तो इंटीजर आ रहा है, ख़त्म करो। तो दोनों के इंटीजर आ रहा है। तो अगर R1 में 1 -1 -2 आ रहा है तो -2 -1 भी आएगा ही आएगा। और अगर ये आ रहा है तो वो सिमेट्रिक है, मतलब अगर ए भी आ रहा है तो बी भी ए भी आ ही रहा है। अब चलें थर्ड की तरफ। थर्ड तुम क्या मुझे सोच के बता सकते हो? सिंस a - b belongs to z and b - c belongs to z, therefore a - c belongs to z। होगा कि नहीं होगा पहले सोच के बताना। जोड़ियाँ बना के देता हूँ तुम्हें। जोड़ी बना रहा हूँ मैं 1 2 2 3 1 3। 1 - 2 इंटीजर आएगा क्या? आएगा। 2 - 3 इंटीजर आएगा क्या? आएगा। मतलब 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3 एंड 1 इज रिलेटेड टू 3। क्यों? क्योंकि 1 - 3 भी तो आ ही रहा है ना इंटीजर। इसका मतलब a - c की भी जोड़ी बन रही है। तो मैं लिखूं दैट इज इफ a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू c then a is related to c, therefore R1 is ट्रांजिटिव। तो तीनों पे टिक टिक टिक। मैंने तुम्हें लिख के बता दिया कि तुम्हें बताना कैसा है। ठीक, नेक्स्ट वाले पे चलो। क्या अब मैं शॉर्ट में बताऊं और आप डेप्थ में लिख लोगे? अगर नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। मैं चल रहा हूँ तीसरे पर, क्योंकि दूसरा तो उसने दे दिया है और मैं उसको नहीं एक्सप्लेन कर रहा। नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। ए डिवाइड्स बी का मतलब ए कम्प्लीटली डिवाइड्स बी है। ठीक है, ए कम्प्लीटली डिवाइड्स बी है। तो कम्प्लीटली विदाउट रिमाइंडर की बात कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, ऐसे तो हर कोई डिवाइड कर सकता है, इस उम्मीद में कि हमें रिमाइंडर 0 चाहिए। अब एक सीधी सिंपल सी चीज़ बताओ। ठीक है, अगर 1 1 की जोड़ी बनाई तो क्या 1 1 को डिवाइड करता है? करता है। क्या 2 2 को डिवाइड करता है? क्या 3 3 को डिवाइड करता है? क्या 4 4 को डिवाइड करता है? हाँ सर करता है। मतलब हर नेचुरल नंबर अपने आप को डिवाइड करता है। इसका मतलब a इज़ रिलेटेड टू a, मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव। पहले वाले पे टिक मारो, उधर से ले लेगा ना बाद में, रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के पास चलते हैं। लेट a इक्वल टू 4 नहीं 2 और b ले लेता हूँ 4। सो क्या 2 डिवाइड्स 4 है? एक मिनट मैं ये चेंज करता हूँ, a डिवाइड्स b। ये मैंने चेंज क्यों किया? क्योंकि दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं। ठीक है, जब वो कह रहा है a डिवाइड्स b, इसका मतलब है, और मैंने वो अलग लिखा था है ना, हाँ b इज़ डिविजिबल बाय, वही तो था, b को a से डिवाइड करना। अच्छा अब ध्यान से सुनना, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4। इसका मतलब
A डिवाइड्स B, तो क्या 2 से 4 को डिवाइड करते आता है? हाँ, हियर 2 इज रिलेटेड टू 4 बट 4 इज नॉट रिलेटेड टू 2। क्यों? क्योंकि अगर मैंने जोड़ी बना दी 2,4 तो रिलेशन में आ रहा है, R2 है या जो भी R3 है ना, 2,4 तो रिलेशन में आ रहा है, पर 4,2 नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है बोलो? क्योंकि क्या आप 4 से 2 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हो? नहीं सर, फ्रैक्शन में आ रहा है आंसर, रिमाइंडर बच रहा है और हमें रिमाइंडर नहीं बचाना है। तो इसका मतलब 4,2 की जोड़ी नहीं आएगी, पर 2,4 की जोड़ी आएगी। तो क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं, क्योंकि 2 4 आ रहा है तो 4 2 भी आना ही चाहिए था। तो यहाँ पे लिख लेना नॉट सिमेट्रिक, क्रॉस मारो। और क्या तुम्हें लगता है ट्रांजिटिव होगा? मतलब ध्यान से, 2 6 को डिवाइड कर रहा है, 6 18 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 2 18 को डिवाइड करेगा? करेगा। ठीक है, वापस से 3 9 को कर रहा है, 9 18 को कर रहा है, तो क्या 3 18 को करेगा? मतलब A रिलेटेड टू B है, B रिलेटेड टू C है, इम्प्लाइज A रिलेटेड टू C आ रहा है, मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो आराम से सोच समझ के लिखना क्या लिख रहे हो वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट क्या रिलेशन बोल रहा है फटाफट? 4th रिलेशन है ना, कितने रिलेशन दिए उसने? A कॉमा B की जोड़ी A² माइनस 4AB प्लस 3B² इक्वल टू 0 और A और B नेचुरल नंबर आने चाहिए भाई साहब बोल रहे हैं। ठीक है, चेक करते हैं, पर सबसे पहला काम टुकड़े करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बोलें क्या करूं इसको मैं? A², बोलो ना क्या करूं इसको? क्या मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकती है क्या? अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतनी बार सॉल्व किया ना। -3AB माइनस AB नहीं आएगा? अरे वो सही बोल रहा है पगली। -4AB और प्रोडक्ट 3A²B² 3A²B² प्लस वाला सही है। अच्छा, आगे के दो पीछे के दो, आगे के दो में से क्या निकला? A, तो मिला A माइनस 3B। पीछे के दो में से -B, तो A माइनस 3B इक्वल टू 0। ध्यान से, A माइनस 3B और A माइनस B इक्वल टू 0। इसका मतलब A इज इक्वल टू 3B और A इज इक्वल टू B। अब वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की तरफ चलो। A और B नेचुरल नंबर है। सुनो, A और B कैसे हैं? नेचुरल नंबर है। सुनो, अगर मैं पहली जोड़ी उठाता हूँ 1,1 की, है ना, फॉर 1,1, तो क्या तुम्हें लगता है 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1? नहीं। क्या इस रिलेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं, इसको नहीं कर रहा। पर ये क्या है? और इसको कर रहा है क्या? हाँ, तो 1,1 रिलेशन में आएगा। क्या 2,2 रिलेशन में आएगा? यहाँ पर बैठेगा तो चलेगा कि इधर भी 2 इधर भी 2? नहीं सर, इधर तो 6 आ जाएगा और 2 बराबर 6 नहीं होता, तो इधर नहीं आएगा, पर इधर आएगा। तो मतलब रिलेशन में दोनों चीज़ें आ रही है ना। रिलेशन में क्या क्या आ रहा है? ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो 1 1 2 2 3 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब रिलेशन में आ रहा है, तो रिफ्लेक्सिव है क्या? टिक मारो। अब दूसरे के पास चलते हैं। अब दूसरे के पास चलते हैं, 1,2 की जोड़ी बना लेते हैं, है ना। दूसरी जोड़ी बना रहा हूँ 1,2 की। क्या 1,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं सर, 1 = 2 नहीं आता है। क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? यहाँ पे 1 रखो, यहाँ 2 रखो, तो 1 = 6 आता है क्या? नहीं आता। तो ये सिमेट्रिक नहीं है ना। सुनो, अरे एक मिनट, सिमेट्रिक ऐसे थोड़ी देखेंगे, हमें तो और कोई ढूंढो जो इसको सेटिस्फाई करे। 1, नहीं, 6,2
चलेगा ना। 6,2 सुनना, 6,2 बिलोंग्स टू R2। R2 है R3 है, क्या चल रहा था? R3 है, 1 2 3 4 काउंट करना, R4। 6,2 बिलोंग्स टू R4। अब देखो कैसे बिलोंग करता है। 6 A की जगह पे रखूं और 2 को B की जगह पे रखूं तो क्या बराबर बराबर है? हाँ, मतलब 6,2 R4 को बिलोंग करता है। पर क्या 2,6 बिलोंग्स टू R4 है? नहीं है। इसका मतलब अगर A, B आ रहा है तो B, A भी आना चाहिए। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। हाँ वो कहाँ पे हुआ देख, 6 = 2 आ रहा है क्या तेरे लिए? अरे 1,1 हो गया ना। 1,1 रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं ना, कर लिया। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करते हैं? सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं कि इफ़ A, B बिलोंग्स टू रिलेशन देन B, A मस्ट ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। तो मैंने सबसे पहले ऐसी जोड़ी ढूंढी जो रिलेशन को बिलोंग कर रही है। 6,2 बिलोंग कर रहा है ना रिलेशन को, कर रहा है, तो 2,6 भी तो आना चाहिए ना। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ख़त्म। समझ में आया? सिमेट्रिक के लिए 1 1 2 2 3 3 उसने इसको सेटिस्फाई किया तो रिफ्लेक्सिव आ गया। अब दूसरे सिमेट्रिक के लिए ये चेक करते हैं कि अगर A, B रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो B, A भी रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ही मैं उसको सिमेट्रिक बोलूँगा, अन्यथा मना कर दूंगा। तो 6,2 कर रहा है पर 2,6 नहीं कर रहा, मना कर दिया। समझ रहे हो? तो सिमेट्रिक पे क्रॉस मारोगे, ठीक है। ट्रांजिटिव के बारे में बोलो। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? 2-3 जोड़ियाँ ढूंढनी पड़ेंगी। 6,2 तो एक जोड़ी मिल गई। अब नहीं, और कुछ 3,1 तुमको पता है ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करते हैं हम? अगर A, B एंड B, C बिलोंग्स टू R है तो A, C रिलेशन को बिलोंग होना चाहिए। सही है ना? तो यहाँ पर 6 और 2 तो रिलेशन में आ रहे हैं। अब 2 के साथ में और कोई बैठना चाहिए। वहाँ पर कोई बैठ रहा है क्या वहाँ पे 2 के साथ में? यहाँ पर 2 यहाँ पर रखो, नहीं मैच ही नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ नॉट ट्रांजिटिव। लिख दो R5 R6। हाँ, परपेंडिकुलर वाला। A परपेंडिकुलर टू B, इन अ प्लेस नहीं है, इन अ प्लेन है। वो इन अ प्लेस लिखा है पगलेट ने, वो इन अ प्लेन है, ठीक है। सो लाइन A इज परपेंडिकुलर टू लाइन B। अब सुने, क्या कोई लाइन खुद को परपेंडिकुलर होती है? मतलब ये लाइन A है एंड A इज परपेंडिकुलर टू A। सर मजाक कर रहे हो? नहीं ना। तो क्या रिफ्लेक्सिव है? मतलब A इज नॉट रिलेटेड टू A, या फिर A, A डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव पे क्रॉस मारो। अब सिमेट्रिक पे चलते हैं। अगर A B को परपेंडिकुलर है तो क्या B A को परपेंडिकुलर होगी? हाँ सर। तो A B रिलेटेड टू R6 है तो B A रिलेटेड टू R6 है, सिमेट्रिक है। अब ध्यान से सुनना, A B को परपेंडिकुलर है, B C को परपेंडिकुलर है, तो क्या A C को परपेंडिकुलर होगी? सोचते हैं। A B, अब B को परपेंडिकुलर C। अबे नॉट नेसेसरी नहीं, नॉट इच नॉट, हर बार नॉट नेसेसरी। ठीक, मैं बोलूँ क्या? कौन से? प्लेन। इसीलिए मैंने बोला प्लेन। हम प्लेन की बात कर रहे हैं, हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। 3D में होता तो बात अलग थी। उसने प्लेन मेंशन किया है और इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर प्लेन इंपॉर्टेंट नहीं रहता तो हमें तीसरी लाइन के पास जाना पड़ता, वो 3D में भी जा सकती थी, तब तो कुछ भी हो सकता था। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। A B को परपेंडिकुलर, B और C परपेंडिकुलर, पर A और C परपेंडिकुलर हुए क्या? नहीं हुए। सो B A इज़ नॉट रिलेटेड टू C, सो ट्रांजिटिव नहीं है। क्रॉस मार दो ट्रांजिटिव पे। नेक्स्ट वाला बोल दो जल्दी से। A लेस देन B बोल रहा है, क्या बोल रहा है?
ए लेस देन बी, नेक्स्ट वाला R7 की बात कर रहा हूँ, ए लेस देन बी। क्या 1 1 से छोटा होता है? क्या 2 2 से छोटा होता है? क्या 3 3 से छोटा होता है? नहीं, मतलब a कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू R7, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सुनो, अगर मैं जोड़ी उठाऊं 1 2 की, इसका मतलब 1 2 से छोटा है, सही है क्या? सही है। तो क्या 2 1 की जोड़ी भी चलेगी क्या? नहीं सर, नहीं चलेगी। मतलब अगर 1 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 2 1 नहीं कर रहा है, 2 1 नहीं कर रहा है, इसका मतलब तुम समझ गए कि दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक। क्या तुम्हें लगता है ट्रांजिटिव? अब ट्रांजिटिव पे चलते हैं, अपने मर्जी से मत बोलो। 1 2 2 3 1 3 चलेगा क्या? 1 2 से छोटा, 2 3 से छोटा, 1 3 से छोटा, चल रहा है, चल रहा है, इट इज़ ट्रांजिटिव। तो समझ रहे हो? तुक्का मत मार देना वहाँ पे पेपर में सिमेट्रिक देख के और नहीं ट्रांजिटिव भी नहीं आएगा, चेक करो। लास्ट, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, लास्ट ही है ना? ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, बोलो R8, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ध्यान से, मैं 1 1 ले रहा हूँ, पहले 1 1 1 और 1, तो 1 इक्वल टू 1 क्यूब आता है, 2 2 क्यूब, छोटा तो है ना? अरे छोटा तो है, इसका मतलब समझते हो तुम? लेस देन और इक्वल टू, पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब ये होता है दोनों में से कोई एक बात भी अगर सत्य है तो स्टेटमेंट सत्य है। समझ गए? समझ गए? तो अब ध्यान से सुनना, मैंने 2 रखा है यहाँ पर, है ना? 2 इधर भी रखा, 2 इधर भी रखा, 2 लेस देन 8 आएगा कि नहीं आएगा? और 2 8 से छोटा है, रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 3 9 से छोटा है, 4 9 से छोटा है। अच्छा, उसने रियल नंबर लिया है क्या? कौन सा नंबर लिया है उसने? रियल नंबर लिया, मतलब बोल रहा है भैया नेगेटिव के बारे में बोल लो। मेरा वाला ठीक है ना, एक ले रहा हूँ -2, ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू भी -2, यहाँ पे -2 रखते ही अब सुनना कहानी में ट्विस्ट, ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू -2, -2 का क्यूब कितना होता है? -8। क्या तुम्हें लगता है -2 -8 से छोटा है? नहीं, बड़ा है सर, बड़ा है। मतलब जब तक मैं पॉजिटिव में खेल रहा था तब तक ये रिलेशन तो सेटिस्फाइड था, 1 1 के लिए, 2 2 के लिए, 3 3 के लिए सब चल रहा था। पर जैसे ही मैं -1 -1 के लिए गया, -2 -2 के लिए गया, कहानी में ट्विस्ट आना चालू हो गया। नहीं तो आ ही नहीं रहा है ना, तो रिफ्लेक्सिव मना करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R, मतलब आप कोई भी नंबर उठा लो, दोनों की जोड़ी बननी चाहिए। मैंने जब 1 1 रखा बनी, जब मैंने 2 2 रखा चला, 3 3 रखा चला, पर जैसे ही मैंने -2 रखा तो कहानी बदल गई, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो वहाँ पे लिख सकते हो, सिंस -2, -2 डज नॉट बिलोंग टू R8, देयरफॉर इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ गए? वहाँ पे क्रॉस मारो, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चले ट्रांजिटिव के पास, सॉरी सिमेट्रिक के पास। सिमेट्रिक का मतलब सर आपने 1 और 2 की जोड़ी बना ली, 1 और 2 की जोड़ी, ध्यान से सुनना, 1 और 2 की जोड़ी मतलब 1 इज़ लेस देन 2 का क्यूब, सही है क्या? है ना? 1 इज़ लेस देन 2 का क्यूब, मतलब 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन है। क्या 2 1 बिलोंग्स टू रिलेशन आएगा? मतलब क्या 2 लेस देन 1 का क्यूब आएगा? नहीं सर, नहीं। मतलब अगर ए बी रिलेशन में आ रहा है तो बी ए नहीं आ रहा, तो सिमेट्रिक है क्या? नहीं है, क्रॉस मारो। और लास्ट बोल दो ट्रांजिटिव। 1 2 की जोड़ी, 2 3 की जोड़ी और 1 3 की जोड़ी, यही वाला उठा लिया मैंने तो क्वेश्चन। और क्या बोलो? पॉजिटिव के लिए आ रहा है, नेगेटिव भी चेक करना है अपने को, नेगेटिव भी चेक करना पड़ेगा। हाँ, 1 2 2 3 1 3, ध्यान से सुनना, ये दोनों रिलेशन में आ रहे हैं क्या? पहले चेक कर रहे हैं। हाँ सर, 1 लेस देन 2 का क्यूब, 2 लेस देन 3 का क्यूब, तो क्या 1 इज़ लेस देन 3 का क्यूब है? हाँ है, मतलब ये ट्रांजिटिव में आ रहा है। पर
चलिए, क्या हम नेगेटिव में सोच सकते हैं इस चीज़ को? बोलो कौन सा उठाऊं? ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, -1 यहाँ रखा और 0 का क्यूब, तो -1 लेस देन 0 का क्यूब है, मतलब पहला वाला रिलेशन में आ रहा है। फिर यहाँ पे 0 और ये 1 का क्यूब, तो 0 लेस देन 1 आ रहा है, मतलब ये भी रिलेशन में आ रहा है। तो क्या -1 और 1 रिलेशन में आ रहा है? आ रहा है। कौन सा बचा था पांचवा? R5, बोलो। A is sister of B, okay, and A comma B? G, girl set, okay, set of girls, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्या A खुद की ही सिस्टर हो सकती है? नहीं, मतलब A comma A is not related to R5, कोई खुद का सिस्टर नहीं हो सकता, ठीक है, इसीलिए रिलेशन में नहीं आएगा। ओके, छोड़ो। अगर A B की सिस्टर है तो क्या B A की सिस्टर होगी? हाँ होगी। क्यों? यहाँ पे अपना दिमाग मत लगाना, यहाँ पे इज्जत में बोला है A और B दोनों गर्ल्स हैं, नहीं तो सर भाई भी हो सकता है, पता है, पर यहाँ पे गर्ल्स सेट को बिलोंग कर रहे हैं, मेंशन किया है। इसीलिए अगर A रिलेटेड टू B है इम्प्लाइज B रिलेटेड टू A है, इसीलिए ये सिमेट्रिक है, ठीक है। अब A B C के पास चलते हैं, ठीक है। अगर A और B और C रिलेटेड टू रिलेशन है, मतलब A B की सिस्टर है, B C की सिस्टर है, तो A और C सिस्टर हुए कि नहीं हुए? हुए, ट्रांजिटिव, खत्म। हाँ, खत्म। कल फंक्शन